राधे 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 बोल माना, मन का क्या पता। हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, यानी कि हिंदी भाषा कहाँ से आई और उसका विकास कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे भाषा के बारे में। हिंदी भाषा से पहले हमें भाषा के बारे में जानना जरूरी है। तो उससे पहले हम बात करेंगे भाषा की परिभाषा, भाषा की प्रकृति, भाषा का रूप, भाषा के प्रकार। तो ये सबसे पहले बात आती है भाषा। तो हमारा जो भाषा शब्द है ये सबसे पहले किससे बना? भाष धातु से। भाषा शब्द हमारा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना। भाषा हमारा भाष धातु से बनी है और भाष इसका अर्थ होता है व्यक्त करना, यानी कि हम किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को अगर हम व्यक्त करें, किसी के सामने प्रस्तुत करें, तो उसे हम व्यक्त करना कहते हैं। अब बात आती है हमारी, जैसे इसको संस्कृत में कहा गया है भाषा के बारे में, भाष्यते इति भाषा। संस्कृत में कहा है भाष्यते इति भाषा, यानी कि जिसको हम व्यक्त कर सकें वही क्या है? भाषा। जिसको हम व्यक्त कर सकें, जिसको व्यक्त कर सकें वही भाषा है। यह हमारा संस्कृत में कहा गया है। इसके बाद आता है हमारी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। तो इस परिभाषा के अंतर्गत आता है अपने भावों या विचारों को किसी के सामने प्रकट करना, यानी कि इस प्रकार प्रकट करना कि वह हमारे भावों या विचारों को समझ जाए। इसमें हम पढ़ते हैं भाषा वह माध्यम है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त कर सकें। व्यक्त कर सकें, यानी कि हमारे मन में जो भी भाव हैं, जो भी विचार हैं, सामने वाले को अगर हम प्रकट करते हैं तो जिस माध्यम से हम प्रकट करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम भाषा। ये हमारी सबसे सरल और सटीक परिभाषा है। इसके बाद हमारा नंबर आता है भाषा की प्रकृति। तो भाषा की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? देखो, भाषा की प्रकृति, भाषा की प्रकृति के अंदर भाषा के जो गुण आते हैं हमारे, अगर हमारी कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, अगर उस भाषा में यदि विशेष गुण हो, जैसे कि वह भाषा सहज होनी चाहिए, दूसरा सरल होनी चाहिए, तीसरा समाज के आधार पर, यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं, या जिस भाषा को हम बोलते हैं, उसी के आधार पर अगर भाषा है तो भाषा
टिकी रहेगी। अगर भाषा कठिन होगी या दुष्कर होगी, बोलने में सहज नहीं होगी, तो उस भाषा का क्या होता है, धीरे धीरे लुप्त हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहला गुण होता है भाषा सहज होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, और जिस समाज में भाषा बोली जाए उसी के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये हमारे भाषा की प्रकृति के अंदर 3 पॉइंट है। भाषा की प्रकृति, भाषा के गुणों को भी कहते हैं। भाषा के गुणों को, यानी कि भाषा के जितने भी गुण हैं वो किस में शामिल है, हमारे भाषा की प्रकृति में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम भाषा के रूप, प्रकार, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम करते हैं भाषा का रूप। तो भाषा के रूप के अंतर्गत 3 रूप मान्य किए गए। कितने हैं? 3। इसमें पहला आता है हमारा बोलियां। बोलियां। दूसरा परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा। और तीसरा आता हमारा राष्ट्रभाषा। इसमें राजभाषा को भी लेते हैं, राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा। और एक रूप और आता है, उसको भी आप देख लीजिए, मातृभाषा। तीन हमारे ये भाषा के रूप माने गए हैं। ये मातृभाषा, ये भी एक भाषा का रूप है, लेकिन माने कितने गए? 3। तो सबसे पहले आता है बोलियां। बोली क्या होती है? किसी भी कम क्षेत्र में बोली जाने वाली जो हमारा तो सबसे पहले आता है हमारा बोलियां। बोली क्या होता है? बोली होती है स्थानीय विशेष या छोटे स्थानों में या छोटे क्षेत्रों में हमारा जो विचार विनिमय का माध्यम होता है वो क्या कहलाती है? हम बोलियां। यानी क्षेत्र कैसे होंगे इसमें? छोटे क्षेत्रों में जो विचार विनिमय का माध्यम होगा। विचार विनिमय यानी हमें एक दूसरे के जो भी बातें करनी हो वो बातें करने का माध्यम, वो क्या कहलाता है? बोलियां। इसके बाद परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा क्या होती है? जब बोलियां व्याकरण से सुसज्जित हो जाती है, यानी कि जिस बोली में व्याकरण सम्मिलित हो जाए, व्याकरण से सुसज्जित बोली, सुसज्जित या परिनिष्ठ बोली क्या कहलाती है? हमारी परिनिष्ठ भाषा। यानी कि जब हम अपनी बोली में व्याकरण को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसके हिसाब से जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? हम परिनिष्ठ भाषा। याद रखना, अगर हम बोलियों में अगर हम व्याकरण शामिल कर लेते हैं तो व्याकरण के नियमों के अनुसार चलने लगती है, तो वो किसका रूप लेती है? परिनिष्ठ भाषा। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो जो हमारी परिनिष्ठ भाषा है, व्याकरण से सुसज्जित भाषा है, यदि उसका हम विस्तार कर दें, यानी कि उसका क्षेत्र बढ़ जाए, तो वह राष्ट्रभाषा या राजभाषा का रूप ले लेती है। जैसे इस भाषा को हम किस कार्य में ले सकते हैं? जैसे राजकीय कार्यों में लेते हैं। राजकीय कार्यों में कौन कौन से? जैसे पत्रों में, किसी को पत्र देने हो, आदेश यदि किसी को निकालने हो, तो उनमें हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? राजभाषा। तो एक बार फिर से समझो, छोटे क्षेत्रों में जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होती है? बोलियां।
यदि बोलियों को हम व्याकरण मिला दें बोलियों में, तो वो बनेगी हमारी परनिष्ठ भाषा। और परनिष्ठ भाषा का यदि क्षेत्र बढ़ जाए, यानी कि वो राजकीय कार्यों में शामिल होने लग जाए, राज्य से मान्यता प्राप्त हो जाए, तो उसे कहते हैं हम राजभाषा। राजभाषा हर राज्य की या तो अलग अलग होगी या एक भी हो सकती है, अलग या एक भी हो सकती है। ये ध्यान रखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं भाई कि सभी राज्यों की भाषा एक जैसी हो, नहीं। हमारे भारत देश है, यहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। हिंदी है, पंजाबी है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, भोजपुरी है, इतनी सारी बोलियाँ बोली जाती हैं। यानी कि हम कहते हैं भाषाएं, इतनी सारी भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। इसलिए किसी भी राज्य की भाषा अलग भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। जैसे हमारे राजस्थान, यूपी, दिल्ली यह हिंदी चलती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कहीं तमिल, कहीं कन्नड़, तो सभी क्या होते हैं, अलग अलग। इसके बाद आता हमारा मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? एक माँ जब अपने बच्चों को शुरुआत में जब छोटा होता है तब जो भाषा सिखाते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। यानी कि माता द्वारा छोटे बच्चे को सिखाई गई भाषा, छोटे बच्चे को सिखाई गई भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा। जब माता अपने छोटे बच्चों को बोलना सिखाती है, पापा, मम्मी, चाचा, या अपने हिसाब से जो भी बोलना सिखाती है, वो क्या कहलाती है? हमारी मातृभाषा। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है हमारी भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, भाषा की कौन कौन सी विशेषता होती है? नंबर 1, सहज एवं सरल। कोई भी भाषा कैसी होनी चाहिए? सहज, जिसे आसानी से ग्रहण किया जा सके, सरल, जिसे आसानी से समझा जा सके। दूसरा, देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित। कोई भी भाषा हो, देश काल और परिस्थिति के अनुसार कैसी होनी चाहिए? परिवर्तित। यदि कोई भाषा परिस्थिति के अनुसार यदि परिवर्तन नहीं करेगी तो उस भाषा का पतन निश्चित होता है। नंबर 3, यह ध्वन्यात्मक एवं प्रतीकात्मक होता है। प्रतीकात्मक होती है। भाषा कैसी होती है? ध्वन्यात्मक, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ बोल के। प्रतीकात्मक, प्रतीकों के रूप में, जैसे लिखकर। प्रतीकात्मक लिखकर, ध्वन्यात्मक बोलकर। लिखने में दो शब्द आते हैं। पहला शब्दों के द्वारा,
जैसे हम कहते हैं वर्ण या शब्दों के द्वारा, दूसरा चिन्हों के द्वारा। भाषा को दो प्रकार से दर्शा सकते हैं, ध्वन्यात्मक, प्रतीकात्मक। ध्वन्यात्मक हम बोल के बाद समझाते हैं, प्रतीकात्मक लिखकर। लिखने में दो प्रकार होते हैं, एक वर्ण जैसे हम शब्द लिखते हैं, दूसरा चिन्हों के द्वारा, यानी कि उनके क्या होते हैं, प्रतीक। इसके बाद आता है इसका संबंध। मनुष्य जाति से, भाषा का संबंध किससे है, मनुष्य जाति से। यानी कि भाषा का केवल विकास किसने किया है, मनुष्यों ने। जितने भी पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं उन्होंने भाषा का विकास नहीं किया है, उनकी भाषा को हम नहीं समझ सकते। तो यह आपके भाषा की विशेषताएं हुई। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार के अंतर्गत हमारे भाषा के प्रकार होते हैं 3। भाषा के रूप भी 3 बताए थे, भाषा के प्रकार भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। अब समझते हैं तीनों को। मौखिक प्रकार कौन सा होता है, यदि हम किसी भी भाषा को बोल कर व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, मौखिक भाषा। कोई भी बात हो यदि हम बोल के व्यक्त करेंगे, बोल कर व्यक्त करना, यदि हम उसको बोल कर व्यक्त करेंगे तो वो कैसा रूप होगा हमारा, मौखिक। जिसको हम बोल कर व्यक्त कर सकते हैं वो कैसा होता है, मौखिक। दूसरा लिखित, जिसको लिखकर व्यक्त किया जा सके, लिख कर व्यक्त करते हैं। वो रूप कैसा होता है, लिखित। जिसको लिखकर व्यक्त करें लिखित रूप, जिसको बोलकर व्यक्त किया जाता है मौखिक रूप। तीसरा रूप होता है हमारा सांकेतिक, यानी कि संकेतों के द्वारा व्यक्त करना, संकेतों के द्वारा व्यक्त करना। मौखिक, लिखित, सांकेतिक, इसमें से ये भी सरल है। संकेतों के द्वारा जिसे व्यक्त किया जा सके वो कैसी भाषा हमारी, सांकेतिक। अब बात आती है भाई सबसे कठिन कौन सा है, सबसे सरल कौन सी है। तो सबसे कठिन में आता हमारा सांकेतिक भाषा, ये हमारी कठिन है। और सबसे सरल में आती है हमारी मौखिक। अब भाई दिक्कत ऐसे आती है कि ये सरल क्यों है और ये कठिन क्यों है। तो इस सरल का एक रीजन है, इस भाषा को हम किसी को भी, यानी कि अपनी भाषा समझने वाले को बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, इसमें पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि पढ़ा लिखा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल उसको बोलना, भाषा बोलना आता हो बस। गूंगे या बहरा नहीं होना चाहिए। अगर बोलना आता है तो वो किसी को भी समझा सकता है। दूसरा ये है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा को हम हर किसी को समझा नहीं सकते। कैसे, जैसे मान लो हमारा कोई दोस्त है, हम क्लास में पढ़ रहे हैं और कोई दोस्त आया और हमें केवल इतना ताली बजाई, जैसी ताली बजाई हमें पता चल गया कि यार हमारा दोस्त बुला रहा है। क्लास से खड़े हुए, सर मुझे बाहर जाना है, बाहर गए। सर को पता ही नहीं कि किसने बुलाया है, क्योंकि उस सर को उस ताली बजाने का
ताली बजाने के संकेत का पता ही नहीं था। यानी कि इसके कोई निश्चित संकेत नहीं होते हैं। जैसे किसी ने इशारा कर दिया ताली बजाने का, किसी ने कर दिया चुटकी बजाने का, किसी ने सीटी बजाने का, मतलब काम तीनों क्या कर रहे हैं, ताली बजाना या चुटकी बजाना, और या फिर हम कह सकते हैं सीटी। तीनों का काम क्या है, एक ही काम हमने निश्चित कर लिया भाई। जैसे हम ताली बजाएं बाहर निकल के आ जाना, या फिर चुटकी बजाएं बाहर निकल के आ जाना, सीटी बजाएं बाहर निकल के आ जाना। दोस्त ने सीटी बजाई, बाहर निकल के चले गए, सर को पता ही नहीं है कि भाई सीटी बजाने की वजह से गया है या फिर काम था इसलिए गया है। तो इसको समझ पाना कठिन है, समझना कठिन है। क्योंकि इस सांकेतिक भाषा के निश्चित संकेत नहीं होते हैं। दूसरा, यदि अगर कोई संकेत हो, जैसे कि हमारे संकेत तो होते हैं, जैसे रोड के नियम होते हैं, उनमें संकेत बने हुए होते हैं, लाल बत्ती का रुकने का, हरी बत्ती जाने के, ऐसे संकेत बने होते हैं। तो इन संकेतों को सीखना जरूरी है। यदि नहीं सीखेंगे तो समझेंगे नहीं, जबकि मौखिक में ऐसा नहीं होता। मौखिक में क्या होता है, एक दूसरे की भाषा को समझ में आना चाहिए और समझा देते हैं। अब बात आती है लिखित की। लिखित भाषा कैसी है, तो ये सरल भी है और ये कठिन भी है। अब भाई ये कैसे, तो इसका एक सीधा सा फंडा है। यदि लिखित भाषा में हमको लिखना या पढ़ना आता है, जिस भाषा में हम बात करते हैं उसमें अगर लिखना पढ़ना आता है तो ये हमारे लिए सरल है, और यदि लिखना पढ़ना नहीं आता तो ये हमारे लिए कैसी हो गई, कठिन। यदि हम लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं तो सरलता से किसी को भी समझा सकते हैं। दूसरा, यदि हम लिख नहीं सकते पढ़ नहीं सकते तो उसको समझा नहीं सकते। इसके बाद अगर कोई ऐसी भाषा जिसको हम न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं तो उस भाषा के माध्यम को हम समझ नहीं सकते। आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। अब इसमें सांकेतिक भाषा में थोड़ा और देखते हैं कि सांकेतिक भाषा में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो पहला है चित्र। कोई भी चित्र बनाओ वो हमारा संकेत है। दूसरा, पक्षियों की आवाज़। ये भी हमारे किस में आते हैं, सांकेतिक भाषा में। तीसरा, गाड़ियों के हॉर्न, ये भी किस में आते हैं, सांकेतिक भाषा में। उसके बाद में नियमों के जो हमारे वो संकेत लगे रहते हैं, या फिर कहते हैं हम रोड नियम वगैरह जो लगे रहते हैं, जैसे कि ये ऐसे बनाते हैं भाई, ये हमारा बोर्ड है, क्या है, बोर्ड, और इसमें लगा हुआ है ये। अब ये दिखा रहा है कि हमें किधर जाना है, बाईं ओर, तो ये क्या हुआ, हमारा संकेत। जैसे कि ये 3 बत्ती जलती हैं भाई, लाल, पीली, हरी, ये सारे क्या हैं, संकेतों में। अब बात आती है भाई पक्षियों की आवाज़। पक्षी तो बोलते हैं, तो इनकी जो हमारी जो भाषा है तो वो कैसी होनी चाहिए, मौखिक। लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि जो पक्षियों की जो आवाज़ है वो सार्थक नहीं होती, यानी कि समझ से परे होती है, इसका कोई अर्थ नहीं हो, सार्थक भाई इसका अर्थ नहीं होता। और जिसको हम
अर्थ नहीं होता, जिसको समझ नहीं पाते, उसको किस में लेंगे हम? संकेतों में। तो ये हमारे जो है चित्र हैं, पक्षियों की आवाज़ है, जैसे हमारे हॉर्न है और नियम वगैरह है, संकेत वगैरह हैं, जितने पोस्टर वगैरह लगे होते हैं वो क्या होते हैं? सांकेतिक भाषा। इसके बाद आते हैं हम हमारे हिंदी भाषा के विकास पे। तो सबसे पहले हमारी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत को कहते हैं हम भाषाओं की जननी। भाषाओं की जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से। तो इसी प्रकार हमारे हिंदी का भी विकास किससे हुआ? संस्कृत। तो सबसे पहले हमारे संस्कृत, इसके दो टुकड़े हुए, पहला वैदिक और दूसरा लौकिक। वैदिक भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रही। इसके बाद लौकिक भाषा 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। कौन सी भाषा रही हमारी? लौकिक भाषा। वैदिक भाषा यानी कि जिसको हम कहते हैं वेदों की भाषा। वेदों की भाषा है तो उसमें 4 वेद लिखे गए। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में की गई। जबकि लौकिक संस्कृत में हमारे आता है रामायण, महाभारत। ये हमारे किस में आते हैं? लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत ने अपना रूप नहीं बदला। वैदिक संस्कृत जब अपना रूप नहीं बदला तो धीरे धीरे इसको बोलना या लिखना बंद हो गया। जबकि लौकिक ने क्या किया? रूप परिवर्तन कर लिया। लौकिक संस्कृत थी जो रूप परिवर्तन करने लग गई। लौकिक संस्कृत का विकास हुआ पाली का। पाली भाषा है लौकिक के बाद पाली भाषा का। तो ये चली थी हमारी 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन तक, यानी कि हमारी पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन तक चली। इस भाषा में भगवान बुद्ध ने इस भाषा में क्या दिए थे? उपदेश। पाली भाषा में। पाली के बाद आती है हमारी प्राकृत भाषा। भाई जब पाली में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए तो इसमें भी किसने दिए? महावीर स्वामी ने। और जैनियों का एक पवित्र ग्रंथ है आगम, वो किस भाषा में लिखा गया था? हमारा प्राकृत भाषा में। जैनियों का पवित्र ग्रंथ आगम किस में लिखा गया? प्राकृत भाषा में। इसके बाद और ये चली थी हमारी ईस्वी सन से 500 ईस्वी। कहाँ तक चली? 500 ईस्वी। इसके बाद प्राकृत भाषा से आता है हमारा सौरसेनी। प्राकृत भाषा से कौन सी भाषा आती है हमारी? सौरसेनी। और सौरसेनी के अपभ्रंश रूप से हमारे कौन सी भाषा आती है? हिंदी। और इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा
1100 ईस्वी तक अपने वर्तमान रूप में आ गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आती है हमारी भाषा कौन सी? हिंदी। अब हिंदी का नाम सुनते ही, जैसे ही हम हिंदी का नाम सुनते हैं तो एक बात हमारे ध्यान में आती है कि हिंदी का नामकरण किसने किया, या हिंदी हमारा जो नाम है वो कहाँ से आया। तो हिंदी का नामकरण ना तो संस्कृत से हुआ है, और ना ही किसी हिंदी भाषी ने दिया है। ना ही किसी पूर्वज ने दिया है। बड़ी विचित्र बात है भाई कि जो भाषा हमारी संस्कृत से बनी है, धीरे धीरे हजारों सालों यात्रा के बाद जो संस्कृत से बनी है उसका नामकरण ही संस्कृत से नहीं हुआ है। ना ही किसी हिंदी भाषी ने दिया है। जब हिंदी भाषा बनी है तो हिंदी भाषी भी नाम दिया होना चाहिए था, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। ना ही किसी ऐसे पूर्वज ने कहा कि हमारी भाषा हिंदी होगी। तो कहाँ से आया? तो हिंदी का नाम आया था, यह हमारा हिंदी में नाम दिया था फारसियों ने। हिंदी को हिंदी नाम दिया था किसने? फारसियों ने। कैसे? एक नदी थी सिंधु। सिंधु नदी के किनारे रहने वालों को लोगों को कहा जाता सिंधुस्तानी। लेकिन एक बड़ी विडंबना थी, जो फारसी लोग थे इनको से की जगह क्या बोलने की आदत थी? है। तो इनको से की जगह क्या बोलने की आदत थी? है। तो ये सिंधु को हिंदू कहा करते थे। सिंधु को क्या कहा करते थे? हिंदू। और सिंधुस्तानी को हिंदुस्तानी। और इनको जो कहते थे सिंधी, उनको क्या कहते थे? हिंदी। इस प्रकार धीरे धीरे बदलता रूप क्या हो गया हमारा? हिंदी। यानी से की जगह क्या बोलते थे वो? है। तो सिंधु वासियों को हिंदू, यानी कि सिंधु वासियों को सिंधुस्तानी, और इनको कहते थे सिंधु की जगह कहने लग गए ये हिंदुस्तानी, और सिंधी की जगह कहने लग गए हिंदी। तो इस प्रकार उनके बोलने के कारण हमारा यह मूल रूप हिंदी शब्द आया और हमारे भाषा का नामकरण हो गया हिंदी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार।